दोस्तों आज की जो मोदी सरकार है ये 2014 या 2019 वाली मोदी सरकार नहीं है। आज की जो मोदी सरकार है ये नानी फैक्टर के सहारे चल रही है, नीतीश और नायडू फैक्टर। आज की मोदी सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखियों के सहारे चल रही है। ऊपर से संसद का सत्र भी चल रहा है और मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर से बोला था कि बड़े ज्यादा बिल पर सरकार आगे बढ़ेगी और इन बिलों में से एक बिल था वक्फ बोर्ड का बिल। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि मोदी जी आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। दोस्तों 22 मार्च को स्टालिन ने एक बैठक बुलाई चेन्नई में, जहां दक्षिण राज्यों के अलावा इंडिया गठबंधन के उन तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया और किन मुद्दों पर डिस्कशन होनी थी, वो मुद्दे थे परिसीमन और जनगणना। दोस्तों मोदी जी का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है परिसीमन। इसके तहत जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वहां संसद की सीटें काफी ज्यादा बढ़नी है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में संसद की सीटें बड़ी कम बढ़नी है। इसका फलस्वरूप यह होगा कि कल को अगर लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं तो बिना साउथ इंडियन स्टेट्स की मदद लिए नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही दिल्ली में सरकार बन सकती है किसी भी पार्टी की। मतलब साउथ इंडियन स्टेट्स की इतनी मदद लिए बिना नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही सरकार कोई बना सकता है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफी ज्यादा हिंदी भाषी राज्यों में काफी ज्यादा पॉपुलेशन बड़ी है, जिसका फलस्वरूप वहां लोकसभा की सीटें परिसीमन में काफी ज्यादा बढ़नी है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स में बड़ी कम बढ़नी है। हालांकि इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू तो नहीं गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक बड़े करीबी मंत्री को, बड़े करीबी नेता को वहां भेजा और ऊपर से ओवैसी भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मुस्लिम समाज आपके चेहरे याद रखेगा। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को भी यह लगने लगा है कि अगर बीजेपी इसी मुद्दे पर आगे बढ़ी तो उनकी सरकार, जो उनकी राजनीति है, उस पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि दोनों नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ही काफी बड़ा तबका मुस्लिम समाज का ये वोट डालता है और आंध्र प्रदेश में 70% मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को वोट डालते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को यह लगा अगर मोदी सरकार, अगर नरेंद्र मोदी इस परिसीमन का जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है, अगर वो आगे बढ़े, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो उनकी खुद की राजनीति को खतरा मंडराने लगेगा। तो यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी और दिल्ली सरकार पर उनको अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देना शुरू किया और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कदम पीछे हटा लिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो परिसीमन हो। और दूसरी तरफ दोस्तों आरएसएस और बीजेपी में टकराव बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ते हुए टकराव का कारण क्या है कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाई। जितने भी नाम आरएसएस हेडक्वार्टर से आते हैं उन सभी नामों को मोदी और अमित शाह नकार देते हैं। यही कारण है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात 21, 22 और 23 मार्च को आरएसएस की मीटिंग बेंगलुरु में होती है और आरएसएस के संयुक्त महासचिव आरसी मुकुंद एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। आरसी मुकुंद बोलते हैं कि मणिपुर में अभी भी अस्थिरता है और इस अस्थिरता को ठीक होने में, मतलब सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में भी काफी वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ उसी वक्त संसद में अमित शाह बयान देते हैं, क्या बयान देते हैं कि मणिपुर में सब ठीक चल रहा है, वहां जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। तो दोस्तों ये जो टकराव, जहां एक और बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, उनमें जो टकराव बढ़ रहा है, ये जो टकराव है, ये यही कारण है, ये इस टकराव के बढ़ने का यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही जो एक घेरा डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, ये टकराव का कारण वही है। और नरेंद्र मोदी यही कारण है जो उनकी 3 प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड और तीसरा परिसीमन, इन सब से नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।